सो बच्चों, हम लोगों ने जो नया चैप्टर स्टार्ट किया है वर्क पावर एंड एनर्जी, तो वर्क पावर एनर्जी में कल हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था वर्क के बारे में, और वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स और वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स के बारे में स्टडी किया था। आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क डन क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पे आज समझेंगे। तो सबसे पहले ये चीज समझना है कि वेरिएबल फोर्स क्या है। जब हमें ये पता होगा कि वेरिएबल फोर्स क्या होता है, उसके बाद ही हम समझ पाएंगे कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं वेरिएबल फोर्स के बारे में। देखो हम लोग अगर यहाँ पे बात करते हैं फोर्स की, तो जो फोर्स होता है वो एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, अब वेक्टर क्वांटिटी होता है तो वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीजें होती हैं, एक तो होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। ठीक है, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड बदल रहा है तो इसका मतलब है कि वो क्वांटिटी बदल रही है। अगर केवल डायरेक्शन बदल रही है तब भी तब भी वो क्वांटिटी बदल रही है। और अगर मान लो दोनों बदल रहे हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, तब भी वो क्वांटिटी बदल रही है। बस वहीं पे हम बात कर देते हैं फोर्स की, कि अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड बदल गया तो फोर्स बदल गया, फोर्स का डायरेक्शन बदल गया तो भी फोर्स बदल गया, और फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर दोनों बदल गए तब भी फोर्स बदल गया। दैट इज कॉल्ड वेरिएबल फोर्स। इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। यानी जो फोर्स डिपेंड करे चीजों पे। कैसे? मान लो फोर्स डिपेंड कर रहा है टाइम पे, मान लो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, स्क्वायर लगाए, क्यूब लगाए, 4 पावर लगाए, कुछ भी लगाए, या अपॉन में भी हो सकता है, अंडर रूट t हो सकता है, कुछ भी, मतलब टाइम का फंक्शन हो। या फिर फोर्स मान लो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, या किसी भी चीज का फंक्शन है, ऐसा कोई फंक्शन है जिसके बदलने से फोर्स बदल जाए, तो उसको कहते हैं वेरिएबल फोर्स। ठीक है क्या लिखा है? When the magnitude and direction of a force vary in 3 dimension, it can be expressed as a function of the position. उसको हम लोग पोजीशन के टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सुनते जाना मेरी बात को गौर से। ठीक है, देखो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फोर्स के बारे में, तो फोर्स को लिख सकते हैं, जो वेरिएबल फोर्स है उसको इस तरह से, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप और प्लस का एफ जेड के कैप, इस तरह से। ये वेरिएबल फोर्स का एग्जांपल। मान लो वेरिएबल फोर्स है कोई भी जो टाइम के अकॉर्डिंग या डिस्प्लेसमेंट पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। अब जब फोर्स वेरिएबल काम कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो उस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगा है, मान लेते हैं उस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट में जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ वो वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, बहुत ही कम। तो डिस्प्लेसमेंट को हम मान लेते हैं कि डी एस डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसको लिख सकते हैं डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है, तो ये एफ वेक्टर और डी एस वेक्टर यहाँ पे आ गया। अब हमको तो चाहिए वर्क, तो यार ऑब्वियस सी बात है कि जब डिस्प्लेसमेंट वेरी स्मॉल है तो जो वर्क होगा वो भी वेरी स्मॉल होगा। तो वर्क के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, क्योंकि ये मैंने कल आपको बताया था वेक्टर फॉर्म इसका। तो आई का आई से हो जाएगा, जे का जे से हो जाएगा और के का के से मल्टीप्लाई हो जाता है। डॉट प्रोडक्ट आपने करा है ना, कल एक क्वेश्चन भी किया था हम लोगों ने, अगर याद होगा। yes, और क्या कहते हैं कि वेक्टर एनालिसिस में भी मैंने आपको ये चीजें बताई। ठीक है, वेक्टर एनालिसिस में भी मैंने आपको ये सब बताया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आई का आई से 1 हो जाएगा और एफ एक्स टी एक्स रहेगा साथ में, तो ये हो जाएगा एफ एक्स टी एक्स प्लस, इसके बाद एफ वाई डी वाई हो जाएगा साथ में, एफ वाई डी वाई और प्लस एफ जेड डी जेड हो जाएगा, एफ जेड और डी जेड। ये आ गया हमारे पास डब्ल्यू, डी डब्ल्यू आ गया। अब डी डब्ल्यू से हमको चाहिए डब्ल्यू, तो हमें दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। हमें दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो यहाँ तो इंटीग्रेशन ये डब्ल्यू मिल जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन को आप चाहो तो अलग अलग शिफ्ट अलग अलग कर दो, या फिर पूरा इंटीग्रेशन एक ही रहने दो। आप अलग अलग भी कर सकते हो, जैसे एफ एक्स टी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, ठीक है, और प्लस एफ जेड डी जेड, इस तरह से। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे वर्क के लिए निकल के आएगा, और ये जो फॉर्मूला आया है वर्क के लिए, वो कौन से वाले फोर्स के लिए काम करेगा, कौन से वाले फोर्स के लिए काम करेगा, वेरिएबल फोर्स के लिए काम करेगा। याद रहेगा? yes, sir. ठीक है, तो ये वेरिएबल फोर्स के लिए जब भी आपको वर्क निकालने को आएगा, तो इस तरह से आप वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क यहाँ पे फाइंड कर सकते हो।
और ये देखो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है कि ए से बी तक अगर जा रहा है, मतलब ए से बी तक हम ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करा रहे हैं, तो एक्स के लिए एक्स ए से एक्स बी, वाई के लिए वाई ए से वाई बी, जेड के लिए जेड ए से जेड बी, मतलब वो लिमिट लग गया एक तरह से। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला निकल के आया है ना, तो ये फॉर्मूला किसके लिए आया है? 3 डायमेंशन यानी 3D के लिए आया। ठीक है, लेकिन अगर मान के चलो कि जो ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई हो रहा है वो 1D में हो रहा है या 2D में हो रहा है, तो उसी हिसाब से फिर हम सेटल कर लेंगे। जैसे मान के चलो 1D में हो रहा है तो एक्स वाई जेड में से कोई एक होगा, 2D में हो रहा है तो एक्स वाई वाई जेड या जेड एक्स कुछ भी हो सकता है, 3D के लिए तो ये है ही सामने। ठीक है, तो एक जनरल फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहते हैं तो जनरल फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं? जनरल फॉर्मूला वर्क के लिए हम लोग लिख सकते हैं समथिंग लाइक दिस, एफ डॉट डी आर, इस तरह से। अब यहाँ पे जो डी आर है ना, तो वो तो आपको समझ में आएगा ना, मतलब डी आर का मतलब डिस्प्लेसमेंट ही है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, और आप चाहे तो इसके ऊपर वेक्टर लगा दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। वर्क तो आपको वैसे ही पता है ना, स्केलर होता है, और डॉट प्रोडक्ट अगर यहाँ पे हो रहा है तो स्केलर क्वांटिटी ही हमें मिलेगा। अब मोशन एंड स्ट्रेट लाइन में मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एरिया। याद करो वो दिन जब मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन का मतलब एरिया होता है और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? स्लोप निकालना, स्लोप। लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है तो इंटीग्रेशन का मतलब बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा? एरिया फाइंड करना, यानी वी हैव टू फाइंड द एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ एंड वी गेट वर्क डन। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर हमारे पास कोई एक ग्राफ दिया जाए, मान लो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, कोई एक ग्राफ दिया गया इस तरह से, ये मान लो ग्राफ है, तो इस ग्राफ का जब आप एरिया निकालोगे ना, तो इस ग्राफ के एरिया से आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे वर्क मिल जाएगा। इस ग्राफ के एरिया से आपको क्या मिल जाएगा? वर्क। याद रखना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया है ये। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया है उससे हमको क्या मिल गया बच्चों? यहाँ पे वर्क मिल गया। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट है इतनी बात में? प्लीज बताओ। नो सर। नो सर। वेरी गुड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये पूरा इसका मतलब ये एरिया निकाला गया है। आप देखो ये फोर्स है ना, और ये देखो एक्स, एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है एक्स डायरेक्शन में, तो यहाँ पे वर्क निकाला है, तो ये पॉजिटिव वर्क है। पॉजिटिव मतलब ऊपर की तरफ, पॉजिटिव एक्सिस। जैसे इस वाले ग्राफ में देखो आप, तो ये वाला तो पॉजिटिव वर्क है, लेकिन ये वाला नेगेटिव वर्क हो जाएगा। ये देख सकते हो ना, पूरा मैंने एक चीज क्लियर बताई है इसमें, एक एक चीज। ऊपर की एक्सिस में है तो पॉजिटिव, नीचे आ रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये ऊपर की एक्सिस पे है तो ये पॉजिटिव वर्क है, ये जेड के लिए है। मतलब कोई भी निकाल सकते हो एक्स वाई जेड। मैंने यहाँ पे एक जनरल बता दिया आपको कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया जाएगा, आप एरिया निकाल दोगे, आपको वर्क मिल जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आप कैसे करोगे? अदरवाइज आप ऐसे करोगे, मान लो हमें इक्वेशन दी गई, इक्वेशन का मतलब मेरा क्या है? हाँ, जैसे इस तरह की हमें कोई भी इक्वेशन दी गई है, अब आपको वर्क निकालना है तो आपको इंटीग्रेशन करना होगा। बस सिंपल है। कर पाओगे कि नहीं बताओ? बोलो, हो जाएगा? यस सर। गुड। इस क्वेश्चन को करते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पोजीशन वेक्टर r1 टू r2, मतलब इस पोजीशन से इस पोजीशन तक ऑब्जेक्ट को लाया गया, एंड अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, ये फोर्स दिया गया है, तो फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स। अब आपको यहाँ पे वर्क बताना है इस फोर्स की वजह से। तो आप मुझे सबसे पहले तो ये बताओ, ये जो फोर्स है वो कैसा है? 1D 2D या 3D? कैसा है बताओ? है? अरे क्या हुआ? 1D 2D 3D? अरे एक्स वाई नहीं दिख रहा है क्या? है आई कैप जे कैप है तो 2D हो गया, दो एक्सेस है जी। यहाँ आई कैप और जे कैप दिख रहा है। तनीषा, विभा, थोड़ा बैठो, मतलब जाग जाओ यस थोड़ा। सर। यस सर। तो ये एक्स और वाई दिख रहा है, तो ये 2D है। और आप यहाँ पे भी तो देख सकते हो कि एक्स और एक्स में और 2 है, वाई में 3 है, यहाँ भी एक्स और वाई है, तो 2D फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन को हम डील कैसे करेंगे वो सुनो। देखो फोर्स दिया है, तो फोर्स हमें कितना गिवन है? 3x² आई कैप और प्लस का 2y जे कैप, ये हो गया हमारा फोर्स। ठीक है, और R1 से R2 तक जा रहा है। अब आप मुझे बताना, R1 से R2 जा रहा है, R1 में x कितना है? 2, और R2 में x कितना है? 4। यानी कहां से कहां गया? 2 से 4 में। ये x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। x कोऑर्डिनेट कहां से चेंज हो रहा है? 2 to 4।
और y कोऑर्डिनेट कहाँ चेंज हो रहा है, देखो 3 से लेकर के 6 तक, यानी y कोऑर्डिनेट चेंज हुआ 3 से लेके 6 तक। इज इट ओके? मतलब तरीका है करने का, समझो। अब हमें निकालना क्या है, वर्क डन। तो वर्क डन निकालना है यार, तो वर्क कैसे निकालेंगे बताओ? F डॉट डी आर होता है कि नहीं? अब यहाँ पे डी आर तो हटाओ क्योंकि एक्स वाई दोनों है, तो हम क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे, एफ एक्स डी एक्स और प्लस का एफ वाई डी वाई, इस तरह से कर लेंगे। अब देखना मेरी बात, एफ एक्स कितना है, एक्स एक्सिस पे फोर्स ये है, क्योंकि आई कैप के साथ है तो वो एक्स एक्सिस का है कितना, 3x², और क्या हो जाएगा dx प्लस, तो y एक्सिस पे फोर्स कितना है, ये देखो 2y है, तो ये हो गया 2y और साथ में क्या है dy। अब बात आती है लिमिट, लिमिट क्या होगा, तो x एक्सिस पे जो भी फोर्स यहाँ पे लग रहा है तो वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 2 से 4 तक, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 2 से 4। तो y एक्सिस पे क्या लग रहा है 3 से 6 तक, यानी 3 to 6। अब बस इसको सॉल्व कर लो, आप आंसर आ चुका है। तो ये 3 तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो x³ हो जाएगा, और लिमिट है 2 से लेकर के 4 तक, और ये 2 कांस्टेंट है। y का इंटीग्रेशन आप करोगे तो y²/2, इंटीग्रेशन याद है कि भूल गए, रिवीजन कर लेना थोड़ा इंटीग्रेशन का, नहीं तो खा पी के एक तरफ कर दिया उसको, खत्म हो गया वो तो गया। लिमिट रख दो, तो x की जगह 4, 4 का क्यूब कितना होता है 64, और -2 रखेंगे x की जगह तो 8 हो जाएगा, प्लस 6 रखो y की जगह तो कितना होगा 36, और -3 रखेंगे तो हो जाएगा ये 9। अब इसको आप सॉल्व कर लो, जो भी है आंसर आ जाएगा, मतलब कर लोगे ना, तो ये गुणा भागी मतलब जोड़ घटाना रह गया है, कर पाओगे कि नहीं, कर दूं मैं? यस सर, हो जाएगा। ये 6 और 4 कितना होता है 10, 0 कैरी 1, ये 100, और -9 और 8 17 होता है। अब 17 आप घटाओगे तो 83 जूल आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो ये हो गया। अब बताओ इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। हाँ, अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ, देखते हैं आगे क्या है, क्वेश्चन है कि क्या है, ये तो मैं बता चुका हूँ। चलो ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में हमको इंटीग्रेशन परफॉर्म करना होगा यहाँ पे, तो देखते हैं इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ आपको। A force F is equal to 0.5x plus 10 act on a particle। तो फोर्स पार्टिकल पे जो काम किया वो कितना काम किया है 0.5x प्लस का 10, तो ये यहाँ पे फोर्स काम किया, ठीक है। Here F is in Newton and x is in meter। Calculate the work done by the force during the displacement of particle from 0 to 2। सही है यार, x में ही तो है ये पूरा फोर्स, तो इसलिए उसने x कोऑर्डिनेट ही दे दिया कि 0 से 2 तक चेंज हो रहा है, बस y z की जरूरत ही नहीं है क्योंकि फोर्स है ही नहीं y z में, ठीक है। तो वर्क आपको निकालना है तो सीधा सीधा इंटीग्रेशन हो जाएगा, F इंटू dx क्यों लिखा, क्योंकि ये 1D फोर्स है, ये जो फोर्स है वो कैसा है 1D, और 1D में भी कौन सा x डायरेक्शन, ठीक है। आप चाहो तो इसको fx ऐसे लिख दो, चाहे आप ऐसे लिख दो, ठीक है। अच्छा लिमिट क्या होगा 0 से लेकर के 2 तक, x फोर्स का वैल्यू है 0.5x प्लस 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। तो क्या लिख सकते हो 0.5 इंटू, अब x का इंटीग्रेशन आप करोगे तो क्या हो जाएगा x²/2 प्लस ये 10 है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो इसका इंटीग्रेशन x ही आएगा, लिमिट है 0 से लेके 2 तक। इंटीग्रेशन भूल गए हो ऐसा मुझे लग रहा है, लिमिट रख लो, तो ये हो जाएगा 0.5/2 इंटू x की जगह पे आप 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और प्लस यहाँ भी रखोगे तो ये 20 हो जाएगा, माइनस अब आप 0 रखोगे तो ये पूरा टर्म 0 ही हो जाएगा क्योंकि इसमें भी x आ रहा है और इसमें भी, तो 0 ही होता है। अब बस कैलकुलेट कर लो, आंसर आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 टाइम 5 2 10 यानी 1 प्लस 20 दैट इज 21 जूल आंसर। बताओ है सिंपल के नहीं है, बताओ 21 सही है इसका। बताओ कोई डाउट? नो सर। बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चंस हैं। तरीका बस समझ में आ जाना चाहिए आपको, तरीका आ गया तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। चलो इसको करते हैं, ये क्वेश्चन अभी मैं कर चुका हूं और इसके लिए मैं आपको टाइम देता हूं, आप इसको एक बार ट्राई करो प्लीज। तो ये क्वेश्चन कहाँ गया, ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है जैसा अभी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। इसका मतलब आप ट्राई करोगे ना तो इसका आंसर जो आएगा वो -3.5 जूल आएगा। अच्छा ये वर्क नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो कि 1 से 0 2 से 1 मतलब उल्टा जा रहा है, नेगेटिव है ना, इसलिए वर्क इसमें नेगेटिव आ रहा है, ठीक। तो सिंपल है, कोई दिक्कत की बात है नहीं इसमें। चलो
अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को अभी आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। हालांकि लीनियर मोमेंटम तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी अभी नहीं पढ़ा है, तो इस क्वेश्चन को अभी आगे हम लोग करेंगे जब एनर्जी के बारे में पढ़े। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अ टाइम डिपेंडेंट फोर्स F इज इक्वल टू 10T। अब आप मुझे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि ये जो 10T है तो ये कांस्टेंट फोर्स है या वेरिएबल फोर्स है? सबसे पहले तो आप मुझे यही बताओ, इज दिस कांस्टेंट और वेरिएबल? मैंने क्या वेरिएबल। वेरी गुड। मैंने आपसे ये बोला था कि फोर्स अगर टाइम पे डिपेंड या किसी भी चीज पे डिपेंड कर रहा है जिसके बदलने से फोर्स बदल जाए तो वो वेरिएबल फोर्स है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो बदल रहा हो, है ना? ये तो मतलब पता ही है आपको, एक जनरल नॉलेज वाली बात है कि वेरिएबल वो जो बदल जाए, कांस्टेंट वो जो ना बदले, बस। तो अलग अलग टाइम पे फोर्स अलग अलग है तो वेरिएबल हो गया। अब हो क्या रहा है? अ टाइम डिपेंडेंट फोर्स F इक्वल टू 10T इज अप्लाइड ऑन 10 किलोग्राम ब्लॉक एज शोन इन फिगर। अब इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि ये जो फोर्स है 10 किलोग्राम के ब्लॉक पे अप्लाई हो रहा है। करना क्या है? फाइंड आउट द वर्क डन बाय F इन 2 सेकेंड। आपको 2 सेकेंड में वर्क बताना है। लेकिन दिक्कत इसमें पता कहाँ है? दिक्कत इसमें ये है कि जो वर्क का फॉर्मूला मैंने बताया है आपको, उसमें तो सर डिस्प्लेसमेंट आता है। यहाँ तो फोर्स जो है वो टाइम में है। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? मुद्दा ये है, इंटीग्रेशन कैसे होगा? सबसे बड़ी समस्या जीवन में ये आ चुकी है यहाँ पे कि इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे। एक सेकंड रुकना जरा। हाँ, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे कैसे होगा, ये मुद्दा यहाँ पे सबसे बड़ा इस समय आ चुका है। बताओ, आप में से कोई बता सकता है कैसे क्या होगा? भाई फोर्स की वैल्यू मान लो आप यहाँ पे रख देते हो। जैसे मान लेते हैं कि फोर्स की वैल्यू कितना है? 10T है। ये 10T आपने रख दिया और ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब आप यहाँ पे करेंगे क्या, ये आप मुझे बताओ। ये सबसे बड़ी समस्या है। ठीक, अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को हटाना है, टाइम को लाना है। देखो क्या कर सकते हैं, सुनना। v इज इक्वल टू, आपको पता है dx अपॉन dt होता है ना? तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v dt। ये dx की वैल्यू यहाँ रख दो आप उठा के। तो w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन tan t इंटू, और क्या हो जाएगा? ये v dt। समथिंग लाइक दिस। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो कि नहीं? हाँ या ना? यस बोलो, सर। डाउट है? अब क्या करोगे इसके बाद बताओ। यहाँ पे ये dx की वैल्यू रख दी अपन ने v dt। ठीक है, हाँ ओके। तो मैं आपसे क्या बोल रहा था कि ये जो W की वैल्यू आई है ना 10T और V dt, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? W इज इक्वल टू लिख सकते हैं, 10 तो कांस्टेंट हो गया, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं VT dt। समथिंग लाइक दिस। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं ना। अब आप मुझे ये बताओ कि V का यहाँ पे क्या करेंगे? V को यहाँ से हम लोग कैसे रिप्लेस करें कि हमें V हट जाए और टाइम में ही सिर्फ सिचुएशन हमारे सामने रहे जिससे कि हम लोग इंटीग्रेशन कर सकें? बताओ, क्या कुछ आइडिया है? क्या V का कोई ऐसा फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में आ रहा हो? बताइए, क्या V का यहाँ पे कोई एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में आ रहा हो? प्लीज बताओ, अगर लगता है आपको कि हाँ कुछ हो सकता है, बताओ। बोलो। सर dx अपॉन dt। नहीं, dx अपॉन dt अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे ना तो फिर उसमें x फिर से आ जाएगा। जो भी x हम लोगों ने रिप्लेस किया था ना, तो वो x फिर से आ जाएगा। मुद्दा ये है, हमें V को भी हटाना है ना? तो ये दिक्कत है। बताओ क्या करेंगे? अरे यार, हाँ, हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जैसे f इक्वल टू 20 था ना, f इज इक्वल टू 20 था, तो f को हम ma लिखते हैं। f को क्या लिखते हैं? ma। f इक्वल टू ma। और मास कितना है? 10। मास कितना है? 10। और a को लिख सकते हैं dv अपॉन dt। ये सही है। और इक्वल टू में कितना है? 10t। तो ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? t dt। अब इसको इंटीग्रेट कर लो आप, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको? v, और यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आएगा? t स्क्वायर अपॉन 2। ये आ गया। अब v का वैल्यू जो है वो t स्क्वायर अपॉन 2 आ चुका है। अब इस v का वैल्यू यहाँ रख दो आप। अब हो गया, तो क्या मिलेगा? 10, और v का वैल्यू क्या हो जाएगा? t स्क्वायर अपॉन 2 इंटू टी और dt। तो बस अब तो हो गया ये। तो 10 और t क्यूब अपॉन 3, तो ये 2 तो बाहर आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। और ये dt, ये कैंसिल कर लो आप 5 टाइम्स, और बचेगा क्या? 5।
और टी क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी रेज टू पावर 4/4, ठीक है। और आपको कितने टाइम पे चाहिए था, 2 सेकंड पे, तो 2 इसमें वैल्यू रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5/4 इंटू ये 2 का पावर 4 16, 4 से ये कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, तो ये आपका कितना आ जाएगा, आई थिंक 20, ये आंसर आएगा आपका। बताओ कोई डाउट है? No, ये sir. थोड़ा No, ठीक था sir. इसमें, मतलब कलाकारी था, मतलब कलाकारी का मतलब क्या है कि वही चीजें है कि वी को यहाँ पे रिप्लेस करना था, क्योंकि एक्चुअल में हमें क्या हुआ कि समस्या हमारे जीवन में ये आ गई कि एफ की वैल्यू टाइम में दी है, लेकिन हमें जो वर्क का फॉर्मूला पता है उसमें डिस्प्लेसमेंट आता है, तो इंटीग्रेशन तो नहीं कर सकते ना फिर हम टाइम को, तो उस तरह से हमें चेंज करना होगा। ओके, तो ये 20 जूल इसका आंसर आ जाएगा मतलब फाइनली। ओके, कोई डाउट? No, sir. No, sir. वेरी गुड, चलो चलते हैं आगे की तरफ। क्या है, एक क्वेश्चन और है क्या? हाँ चलो, ये स्प्रिंग फोर्स की वजह से वर्क है, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स की वजह से अब हम लोग वर्क निकालना सीखेंगे। तो बात यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स के बारे में, कि स्प्रिंग फोर्स की वजह से वर्क हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ये हमको यहाँ पे समझना है। चलो देखते हैं। तो स्प्रिंग फोर्स के बारे में मैंने आपको यार एक चीज बताई थी पहले, जब बताया था मैंने पढ़ाया था कि स्प्रिंग फोर्स एक्चुअल में होता कौन सा है। तो स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे कौन सा होता है, F इज इक्वल टू के एक्स। यहाँ पे के क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। आपको याद होगा मैंने ये बताया था F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, माइनस माइनस साइन आता है, ठीक है। मतलब वो ऑपोजिट डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इधर करा रहा है तो फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स उधर की तरफ लग रहा है। तो वही सारी चीजें जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसमें बोला क्या गया है कि इनिशियली स्प्रिंग इज रिलैक्स्ड, स्प्रिंग रिलैक्स, a person start pulling the spring by applying a variable force F, find out the work done by F to stretch it slowly to a displacement x, ठीक है, सॉरी डिस्टेंस x। यानी इसको यहां से लेकर के इस पॉइंट तक खींचना है अपन को, और इसको खींच रहे हैं ऐसे, स्प्रिंग को खींच रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, तो हमें वर्क बताना है। तो यार ये जो फोर्स है ना, ये जो स्प्रिंग फोर्स है जो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ वेरिएबल फोर्स। ये किस चीज का एग्जांपल है, वेरिएबल फोर्स का एग्जांपल है। ये किस चीज का एग्जांपल है, वेरिएबल फोर्स का एग्जांपल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें वर्क निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एफ इंटू डी एक्स। एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एफ की वैल्यू कितनी है, के एक्स, और ये साथ में तो डी एक्स आई, तो के तो कांस्टेंट हो गया, और एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है कि एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होता है, तो ये जो वर्क आएगा वो कितना आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर अपॉन 2। लो बस आंसर आ गया, सिंपल है। तो इसमें तो कुछ था ही नहीं, हो तो सिंपल ही है, कोई डाउट? ठीक है, No, sir. चलो अब यहाँ पे बात करते हैं कि इन द अबव एग्जांपल, मतलब जो अभी किया है हम लोग, वेयर हैज द वर्क गॉन, वर्क गया कहाँ, अगर वो वर्क स्टोर हो रहा है एनर्जी फॉर्म, वर्क जा कहाँ रहा है, मतलब स्टोर हो रहा है ना, एनर्जी, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, क्योंकि स्प्रिंग को आप स्ट्रेच कर रहे हो तो वर्क कहाँ जा रहा है, उसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। वर्क किसके फॉर्म में स्टोर हो रहा है, स्टोर्स एज एनर्जी, स्टोर्स एज एनर्जी, एंड विच एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। चलो लिख ही दे रहा हूं मैं, कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वर्क क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। कोई डाउट? ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट क्या है कि वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन वॉल इज जीरो। व्हाई? वो कह रहा है कि यहाँ पे आप जो देख रहे हो कि वर्क डन जो है वो दीवार पे स्प्रिंग की वजह से जीरो है। क्यों यार, मतलब डिस्प्लेसमेंट थोड़ी हो रहा, क्या इस पॉइंट का कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्या इस पॉइंट का कोई No, डिस्प्लेसमेंट हुआ? sir. कल भी मैंने बताया था कि एक बॉल को वॉल पे फेंक रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर, अरे यार, उस पर्टिकुलर पॉइंट का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे भी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ऑन मैन इज, मैन कहां से आ गया है, अच्छा हाँ, मैन, मैन कहां से है, मैन कहा था ये जो खींच रहा है, ये जो खींच रहा है उसका कितना है बताओ, ये जो मैन यहाँ पे स्प्रिंग को खींच रहा है तो उसके लिए फोर्स कितना अप्लाई करना होगा आपको बताइए। अभी ये सामने लिखा है आपके, सब कुछ एवरीथिंग आपके सामने है, कितना होगा, kx square upon 2. यस, लेकिन नेगेटिव आएगा, क्योंकि पॉजिटिव जो वैल्यू आई थी वो तो स्प्रिंग पर आई थी, आदमी पे तो उल्टा लगेगा ना, नेगेटिव, उल्टा, Yes, sir. डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, माइनस का के एक्स। कोई डाउट है क्या, सिंपल है ना? No. चलो इस क्वेश्चन को बताओ, फाइंड आउट वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स टू स्लोली एक्सटेंड द स्प्रिंग फ्रॉम x टू 2x। अब उसी केस में x से 2x तक स्प्रिंग को एक्सटेंड किया जा रहा है, वर्क बताना है। मतलब क्या ही दिक्कत है यार,
है, मतलब कोई दिक्कत है ही नहीं यार, क्योंकि फोर्स की वैल्यू तो आपको पता है बच्चों, F इक्वल टू के एक्स। तो क्या करोगे, के एक्स डी एक्स, और लिमिट क्या हो जाएगा, x से लेकर के 2x तक। के कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट है हमारे पास x से लेकर के 2x तक। अब क्या होगा यहाँ पे k/2 और x, ये 2x को यहाँ रख दो आप, तो कितना आ जाएगा ये 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, और माइनस ये x की वैल्यू यहाँ रख दो, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ही रहेगा, तो ये 3x स्क्वायर आ जाएगा, यानी 3kx स्क्वायर अपॉन 2, बस आंसर। कोई डाउट, कोई डाउट? No, आसान है, 3k स्क्वायर अपॉन 2 बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं वर्क डन बाय अदर कांस्टेंट फोर्सेस के बारे में, मतलब और भी कई सारे फोर्सेस हैं जिनकी वजह से वर्क हमें निकालने के लिए पूछा जा सकता है, और बहुत ही आसान है, चुटकियों में आंसर दे दोगे आप लोग। कैसे, सुनना। A block of mass m is released from top of smooth fixed inclined plane of inclination theta। ये देखो, ये ब्लॉक आपको दिख रहा है, इसको इंक्लाइन प्लेन से यहाँ से छोड़ दिया तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। फाइंड आउट वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, ग्रेविटी, ड्यूरिंग द टाइम ब्लॉक कम्स टू बॉटम, यानी ब्लॉक यहाँ पे आ गया, मतलब इन शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ नॉर्मल की वजह से वर्क बताना है। ओरल है ये क्वेश्चन, ओरल कर दोगे बच्चों। चलो इसका एफबीडी बनाते हैं। ये ब्लॉक है, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है कितना, डेल्टा एस। नॉर्मल फोर्स तो यहाँ लगा, कहाँ लगा, ऊपर की तरफ लगा कि नहीं, ये लग गया नॉर्मल। एंगल कितना है, 90। एंगल कितना है, 90। तो वर्क कितना 90। आएगा, वर्क कितना आएगा, 0। कल ही मैंने बताया था, Yes, sir. ठीक है। अब सेकंड वाला Yes. हमसे पूछ रहा ग्रेविटी की वजह से, तो यार ग्रेविटी की वजह से वर्क निकालना। चलो इसका एफबीडी फिर से बनाता हूं मैं। ये इसका मास कितना है, m है, नीचे की तरफ लगेगा ग्रेविटी mg। इस mg के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ये आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे mg sin। MG sin theta. यार mg cos थीटा की वजह से तो वर्क 0 होगा, क्योंकि 90 एंगल है। अरे भैया Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो mg sin थीटा की वजह से होगा जो भी वर्क होगा। अब देखना डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, इधर। फोर्स भी कहाँ लग रहा है, इधर। कितना, mg sin थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। Maximum होगा। यस, तो mg sin थीटा ये तो हो गया फोर्स, और इंटू Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल्टा एस। और कॉज, कॉज थीटा, वो थीटा कौन सा होता है, देखो वो थीटा, ये थीटा नहीं है, ये थीटा तो इंक्लाइन प्लेन वाला है, और वो थीटा होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। तो यहाँ पे आपको पता है फोर्स इधर लगा, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो cos 0 0. 1, यानी वर्क कितना आएगा, mg डेल्टा Maximum. एस इंटू साइन थीटा, ठीक है। और सुनो, और सुनो, इसी ट्राइंगल में साइन थीटा अप्लाई करो जरा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है h अपॉन Yes, sir. डेल्टा s होगा, तो यहां से h इज इक्वल टू लिख सकते हैं डेल्टा s साइन थीटा, लिख सकते Sin हैं ना। theta. तो Yes, ये sir. डेल्टा s साइन थीटा को हम क्या लिख देंगे, h। ये w इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, mgh, MGH. mgh आ गया, बस ये Yes, आंसर sir. है। और ये mgh जो होता है आपने शायद पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी का भी Potential formula। energy का formula. यस, वेरी गुड। तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, कोई डाउट है? Yes, sir. No, sir. वेरी नाइस। चलो मेरे ख्याल से इतनी बातें आपको सभी बच्चों को क्लियर हो गई है ना। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अब इसमें आगे क्या है, फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट द बॉटम एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी बार बार आ रहा है फॉर्मूला, वैसे आपको यार पता है, मतलब है ना, हाफ mv स्क्वायर। मैं सोच रहा था कि क्यों बताऊं इसको अभी, जब काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे तभी पढ़ते अब, लेकिन वो बार बार मतलब लगा है कि करो यार काइनेटिक एनर्जी करके दिखाओ तुमको मैं। तो ठीक है चलो काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, अब क्या ही दिक्कत है, ठीक है। तो स्पीड आपको निकालना है, तो नीचे आने में स्पीड तो नहीं निकाल पाओगे क्या यार, है। प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा पढ़ा दिया, कब काम आएगा वो, स्पीड तो निकाल सकते हो ना। ब्लॉक ऊपर से नीचे आया, ब्लॉक यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ गया, आप स्पीड नहीं निकाल पाओगे, आपको डिस्प्लेसमेंट पता है। आप यहाँ पे एक्सेलरेशन ब्लॉक का निकाल ही लोगे। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है। एक्सेलरेशन कितना आएगा, चलो मैं बता ही देता हूँ यार, क्या ही इतना मैं बोलता हूँ, मैं बता ही देता हूँ।
ये m यहाँ की तरफ क्या लग रहा है, mg sin थीटा, यहाँ की तरफ क्या लग रहा है, mg cos थीटा। नीचे की तरफ आ रहा है एक्सेलरेशन 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। आपको क्या बताना है, बॉटम पे स्पीड कितना है, यानी हमें फाइनल स्पीड इसका पता करना है। टाइम तो पता नहीं है ना, हमें टाइम के बारे में कुछ पता है नहीं, तो थर्ड इक्वेशन लगाएंगे और थर्ड इक्वेशन के लिए हमें एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा, नीचे की तरफ देखो कौन सा फोर्स लग रहा है, mg sin थीटा, कोई और फोर्स तो लगा नहीं, तो ma इज इक्वल टू mg sin थीटा। आया ना, m से m खेल खत्म, Yes, sir. a इज इक्वल टू आएगा g sin थीटा, ये एक्सेलरेशन आ गया। थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर दो, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, u तो 0 है, v अपन को निकालने का है, एक्सेलरेशन कितना है g sin थीटा, G sin और theta. डिस्प्लेसमेंट अपने पास है डेल्टा s, और मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि डेल्टा s इंटू साइन थीटा क्या है, h, H. मतलब हमेशा नहीं है, ये मतलब फॉर्मूला याद कर लिया, फॉर्मूला बना लिया, साइन थीटा इंटू डेल्टा एस इक्वल टू एच, फॉर्मूला थोड़ी है, इस क्वेश्चन में है। तो ये कितना हो जाएगा 2gh, यानी v की वैल्यू आपके पास फाइनली आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2gh। आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी निकालना है यार, कोई दिक्कत नहीं है, काइनेटिक एनर्जी भी निकल आएगा 1/2 mv स्क्वायर से। तो ये क्या है 1/2 मास, और v स्क्वायर की वैल्यू ये है ना 2gh, तो ये हो जाएगा 2gh, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आपके सामने आ चुका है mgh। कोई डाउट? No, sir. No, Very sir. वेरी गुड, समझ आ गया। हर तरीके Yes, के sir. वर्क पता होना चाहिए हमें निकालना। अभी आगे और भी आएंगे, टेंशन फोर्स की वजह से, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से कई सारे वर्क डन निकालने को आएंगे अभी आगे। ठीक है, अच्छा चैप्टर है ये, मजा आएगा आपको इसको पढ़ने में, और शायद आ भी रहा हो, 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं आज, कल एक था, आज ये दूसरा है, तो अच्छा लग रहा होगा ये चैप्टर आपको, इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है कि अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो पुराने चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट उनमें यूज होगा, ये बात कंफर्म। ऐसा नहीं है कि पीछे जो चैप्टर पढ़ लिया वो खत्म हो गया, उसका आगे यूज ही नहीं है, होगा, हर चैप्टर का यूज हो रहा है इसमें, देख लो आप, वेक्टर का यूज हो गया, कंपोनेंट का यूज हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम का यूज हो गया, सबका ही तो यूज हो रहा है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन देखो अभी तक यूज हो रही है, सेकंड चैप्टर पढ़ा था हमने, कब पढ़ा था बताओ, अभी तक इसका यूज हो रहा है। ठीक है, तो वो तो होगा। अब ये जो टॉपिक है ना, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और आई थिंक इसमें वर्क डन बाय फ्रिक्शन, यस ये रहा वर्क डन बाय फ्रिक्शन, इसको भी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।